जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं PKIQ स्टडी। तो हम आज पढ़ेंगे इतिहास। हम पूरा इतिहास आपको क्लास कराएंगे। ये बैच बिहार SSC के लिए है, तो आप देखना नहीं भूलिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हम आज पढ़ेंगे मौर्य वंश। आप सबको पता है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक राज किया था। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य, जो इनका राजनीतिक गुरु भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम दुर्धरा था और दूसरी पत्नी उनकी कानोलिया, जिनको हम हेलेना के नाम से भी जानते हैं। ये 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हुई थी। तो जब सेल्यूकस निकेटर हार गया था तो उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। उसी पुत्री का नाम है हेलेना। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। और यहाँ पे नंद वंश का आखिरी शासक तो जो था वो घनानंद था। आगे देखेंगे हम। यहाँ पे हम बताएं आपको कि चंद्रगुप्त के माता का नाम मूरा था और मूरा होने के कारण ही चंद्रगुप्त का जो टाइटल था मौर्य हो गया। और हम बताया आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य के ये जाति के बारे में तो बौद्ध ग्रंथों में उसे ब्राह्मण बताया गया है, लेकिन जैन ग्रंथों में क्षत्रिय, और वहीं पे आप देखिएगा ब्राह्मण ग्रंथ तो उसमें उनको शूद्र बताया गया है। चाणक्य का अन्य नाम भी है, जैसे कौटिल्य, और उनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। और उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की है। और ये सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बनने से पहले ये तक्षशिला के प्रधानमंत्री भी रहा करते थे, वो अध्यापक के रूप में। आगे देखेंगे हम कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन कौन आया था। जो विदेशी यात्री मेगास्थनीज था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को प्रतिबोप कहा है। चंद्रगुप्त के राजनीतिक गुरु चाणक्य थे। आध्यात्मिक गुरु तो जो थे वो भद्रबाहु थे, जो जैन धर्म के समर्थक थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलागोला की पहाड़ियों पर जाकर संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था बिंदुसार, वो राजा बना। तो बिंदुसार का कार्यकाल जो है 290 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व है। तो हम बिंदुसार के बारे में जानेंगे। यहाँ पे उसके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और माता का नाम दुर्धरा था। बिंदुसार का अन्य नाम हम जान लेंगे। भद्रसार भी था, अमित घात भी था, सिंहसेन, अमित्रोकोटिज भी था। और इसका भी जो प्रधानमंत्री था वह चाणक्य ही था। इसके दो पुत्र थे, सुसीम और अशोक। तो बिंदुसार के राज्य में कौन कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो पहला विदेशी यात्री था जो था डायनोसिस, जो मिस्र से आया था और इसको टालमी द्वितीय ने भेजा था। दूसरा यात्री था डायमेकस, इसको एंटियोकस ने भेजा था। और जो एंटियोकस था उसने बिंदुसार से मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक का मांग किया था। बिंदुसार के बाद उसका राजगद्दी अशोक संभाला। जो अशोक का कार्यकाल है 269 से 232 ईसा पूर्व है। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था और इसका जो अन्य नाम है वो है देवना प्रिय, प्रियदर्शी, और अशोक का 2 बार राजाभिषेक हो चुका है। पहला राजाभिषेक हुआ था उसका 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। दूसरी बार 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। हमें अशोक के नामों का उल्लेख जिस अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है उस अभिलेख के बारे में जानेंगे। पहला अभिलेख है भाब्रू अभिलेख, जो कर्नाटक में है। दूसरा अभिलेख है गुर्जरा अभिलेख, जो मध्य प्रदेश में है। तीसरा है नेरहट अभिलेख, जो कर्नाटक में है।
चौथा है उदयगोलन अभिलेख, जो वो भी कर्नाटक में है। आगे बढ़ेंगे। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक के जो अभिलेख है वो 3 प्रकार के हैं। पहला है शिलालेख, हम आपको दिखा दे हाइलाइट करके। पहला जो है वो है शिलालेख, दूसरा है गुहालेख और तीसरा है स्तंभ लेख। आगे बढ़ेंगे हम। जो अभिलेख की खोज है वो 1750 ईस्वी में टी कैथेलर ने किया था और जेम्स प्रिंसेस जो है 1837 ईस्वी में इसको पढ़ा था। अभिलेख की जो भाषा है वो हम आपको बता दें, भारत में ब्राह्मी लिपि, पाकिस्तान में खरुष्टी लिपि और अफगानिस्तान में अरमेइक लिपि है। अब हम पढ़ेंगे आगे कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो था 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी जानकारी अशोक के एक 13वें अभिलेख में मिलती है। ये 8 वर्षों तक, जो कलिंग युद्ध है वो 8 वर्षों तक चला था। कलिंग का जो राजा था पद्मनाभ था। इसकी राजधानी उत्तरी तोसली, दक्षिणी जोगढ़ बोलते हैं। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धर्मघोष की नीति अपनाई थी। धर्मघोष का मतलब होता है धर्म और शांति नीति। इस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। पहले वो जैन धर्म का अनुयायी था। आगे देखेंगे हम कि अशोक के बाद उसका साम्राज्य जो है वो 2 भागों में बट गया। पहला भाग था पूर्वी और दूसरा था पश्चिमी। तो पूर्वी भाग में जो राज्य करता था वह था दशरथ और पश्चिमी में कुणाल। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो बृहद्रथ था। आगे हम चलेंगे, देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में एक देशी शासक हुआ और विदेशी शासक। तो देशी शासक में हम पढ़ेंगे शुंग वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश और विदेशी शासक में पढ़ेंगे इंडो ग्रीक, हिंद, यमन, पहलव, शक और कुषाण। तो हमारे पढ़ेंगे शुंग वंश जो 1885 से लेकर 73 ईसा पूर्व तक संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग और ब्राह्मण वंश से था। बृहद्रथ का सेनापति था। इसकी राजधानी पड़ेगी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी जो थी वो विदिशा थी। शुंग वंश जब था तब मुद्रा उनका तांबे का चलता था और इनके पुत्र का नाम था अग्निमित्र। पुष्यमित्र के साथ युवन का आक्रमण हुआ। अग्निमित्र के समय विदिशा आक्रमण हुआ था। शुंग वंश में 10 शासकों ने शासन किया था और इसका आश्रित जो आखिरी शासक था वो देवभूति था। पुष्यमित्र शुंग 36 वर्षों का शासन किया। इसने 36 वर्ष तक शासन किया, जिसमें 2 वर्ष ये 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, वैदिक प्रतिक्रिया का पुनरुत्थान भी किया। और पतंजलि जो था पुष्यमित्र शुंग का राजपुरोहित था। हाँ, हमको और नोट कर लीजिएगा, आप बता दें, पाणिनि ने अष्टाध्यायी पर टीका को महाभाष्य लिखा था और मनुस्मृति जो था मनु द्वारा लिखित स्मृति था जो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। देवभूति की हत्या नारी के भेष में हुई थी, जो वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। वायु पुराण में इसकी जानकारी मिलती है। तो इतना ही रहे, हम आगे पढ़ाएंगे कर्ण वंश के बारे में।